जैसे मैं एक मुकदमे में मुलजिम हूँ, मुझे लगेगा कि मुझे फर्जी फंसाया गया तो मैं त्वरित न्याय चाहूंगा। और यदि मेरा अंतरतम जानेगा कि मैं गुनाहगार हूं तो मैं चाहूंगा कि साल भर के लिए वो 10 साल खींच दे। ये फितरत है। पी चिदम्बरम जब अरेस्ट हुए थे, आज से लगभग 3 साल या 4 साल पहले, जब घर से उनको उठाया गया, तो राहुल गांधी जब डिफेमेशन केस में फंसे, तब ये आया कि राहुल गांधी ने वह कानून फाड़ा था, उसी में उनकी सदस्यता गई। यानी जो गुनाह उन्होंने किया उसको भोगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद को मान लिए समझ में आता है। इस देश में रहते हुए कोई हमारे देश के लिए कोई अनुचित शब्द का प्रयोग करता है, वह अपराध हो, वह भी समझ में आता है। लेकिन कोई अगर किसी दूसरे देश को जिंदाबाद ही कह देता है तो उसकी मैं अभी तारीफ तक जितना असुद्दीन ओवैसी वाले केस पे कह रहे हैं, क्या उन्होंने जिंदाबाद कहा और अब नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज के दिन 3 नए आपराधिक कानून जो है वो लागू किए गए। इस पर चर्चाएं होने लगी। हालांकि इसका एक पक्ष ये दिखाया जा रहा है कि अब जो कानून जो बन रहे हैं वो और ज्यादा सुलभ बन रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं जनता के लिए। अब कहीं ना कहीं सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, अपने फोन से आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। महिलाओं के लिए और ज्यादा मजबूत कानून बनाए जा रहे हैं कि महिलाओं पे जो आपराधिक मामले हुआ करते थे, जो बलात्कार जैसे केसेस हुआ करते थे, उसमें बहुत कमी आएगी और कठोर कानून बनेगा। अमित शाह जो है वो ये कहते नजर आते हैं कि ये जो कानून है वो कहीं ना कहीं आजादी के समय का था, 77 साल पुराना कानून था। कानून अब स्वदेशी बन रहा है, देश के हित के लिए बन रहा है। इस तरीके की चीजें आप चर्चाओं में देख रहे हैं। ये जो 3 नए लॉ हमारे सामने नजर आ रहे हैं वो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इन सभी चीजों को लेकर ये बताया गया कि ये बहुत बेहतर जो है वो लॉ साबित होंगे। अब आपके जो ये सारे डिले केसेस जो आपको देखने को मिलते थे कि केसेस लगातार डिले पे डिले हो रहे हैं, आपको जो है वो न्याय मिलने में देरी हो रही है, उन सभी में बहुत तेजी आएगी, न्याय संगत होगा ये पूरा कानून। फिर भी इसको लेकर विरोध है। एक विपक्ष जो है इस चीज को लेकर विरोध दर्ज करा रहा है। न जाने क्या कमियां हैं, लेकिन इनको लेकर तारीफों के पुल जो है वो अपने आप में बड़ा दिख रहे हैं। जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ जो रेप जैसी घटनाएं होती हैं, उस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं सिकंजा कसने की कोशिश होगी। इस तरीके की चीजें जो है वो बताने की कोशिश हो रही है। तो इस पूरे कानून को समझने के लिए हमने जो है वो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी को जो है वो लिया हुआ है। मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर इस चीज को समझा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज से आपका सब बैकग्राउंड भी है। आप मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि इसमें क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत स्वागत है सर आपका। अमिताभ जी, मुझे ये बताइए कि ये जो 3 नए कानून आए हैं, इसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर लोग जो है खासकर विपक्ष जो है वो नाराजगी जता रहा है। पहले तो ये कहना है कि चोरी छुपके से इसको लागू करने की कोशिश की गई, उस तरीके से बहस नहीं किया गया, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉपी पेस्ट हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सच्चाई ये है कि मैंने अभी तीनों कानूनों का पूर्ण अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए मैं कोई ऑथोरिटेटिव ढंग से सारी बातें कहने लगूं, वह मेरे लिए बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। लेकिन जितने तथ्य मीडिया के माध्यम से या सरसरे ढंग से, चूंकि मैंने आज उसका प्रिंट आउट लिया इन तीनों कानूनों का और एक सरसरी निगाह से देखने का प्रयास किया, तो जो प्रमुख बातें मेरी अपनी समझ में आ रही हैं, उनमें पहली बात तो यह है कि जो मैं समझ पाया, इन कानूनों की मंश को बनाने में भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसकी मंशा, तो वह मुझे एकमात्र मंशा यह दिखी कि तमाम और चीजों की तरह है कि हमने कर दिखाया का जो एक अंदर से इस सरकार के लिए है कि हमने यह कर दिखाया, जो किसी ने नहीं किया वो हमने कर दिया। हमने कानून में बदलाव 118 कर दिए। विभाग का कानून था, वह कानून कोई नहीं बदल पाया, हमने बदल दिया। तो जो मेरी समझ में जो प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर इस मामले में मुझे दिख रहा है वही दिख रहा है। तो उसका जितना भी नफा नुकसान, वो जितना भी अच्छा बुरा है, मेरी समझ में इन पूरे कानूनों में प्रमुख बात वही है। कि और अपनी जहां पेट तक थपथपाने के लिए किया गया है, अपनी पेट जी थपथपाने के लिए कि जो
किया नहीं वो हमने करके दिखाया है। जी, तो जो ईगो सेटिस्फैक्शन जिसको कह सकते हैं, और एक नजीर के लिए कि भविष्य में जब भी होगा तो यह होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने वह कर दिखाया जो कि नेहरू जी और फलां जी नहीं कर पाए, कर दिखाया, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, हम बेहतर हैं। तो जाहिर सी बात है, यह जो मैंने तीनों कानूनों को हल्का सा, मैं इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, जो मैंने हल्का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि यह ईगो सेटिस्फैक्शन, ईगो बूस्टिंग इसका प्राइमरी रीजन है। और यह कहने का कारण यह है, जो बातें आपने अभी कही कि वो ईमानदारी की बात है कि इसमें 4-5 बातें बहुत साफ दिख रही हैं। पहली बात, जो कॉपी पेस्ट का जो मसला है, कॉपी पेस्ट भयानक दिख रहा है कि शब्दों को उतार के यहाँ लिख दिया तो कभी ऊपर कर दिया, कभी नीचे कर दिया। कोई ऐसा एप्लीकेशन ऑफ माइंड इसमें नहीं दिख रहा है। अंग्रेजों की जो उस समय जिन चीजों पे, देखिए आईपीसी की, अगर हम पहले आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की जो मुख्य जो निंदा होती थी वह होती थी कि यह टेलर मेड है शासकों के लिए, और यह खिलाफ है जिन पर राज किया जा रहा है उनके लिए। इसीलिए उस तरह के सारे कानूनों पर बहुत ही ज्यादा दंड थे, जो कानून गरीबों के द्वारा या रईयतों के द्वारा, कमजोरों के द्वारा शासक वर्ग पे होना संभावित था। और शासक वर्ग द्वारा किए जाने वाले जो कानून संभव थे उनमें दंड कम था। यह उस समय उस कानून की फितरत का एक प्रमुख जो है लक्ष्य ध्येय यह माना जाता था, जो उनके जो कितने वर्षों की सजा दी जा रही है उससे निर्धारित होता था। कई बहुत ही गंभीर अपराध में बहुत मामूली सजा थी, और साधारण से भी अपराधों में लंबी सजाएं थी। यदि वह हिंदुस्तानी द्वारा कमजोर वर्ग या जो शासित वर्ग था उसके द्वारा किया ज्यादा संभाव्य था, ये संभावना पर आधारित था, कौन ज्यादा कर, तो वह चीज इन्होंने नहीं बदला। शासक वर्ग की श्रेष्ठता बरकरार रहे। आज अब गोरे चले गए, अंग्रेज जो है, अब काले अंग्रेज जो हम कई बार कहते हैं वो हम पर राज कर रहे हैं, तो काले अंग्रेज जो भी राज कर रहे हैं, हम आपस में उनमें जो शासक है उनकी सुपीरियरिटी बनी रहे कानूनी दृष्टि से। उनके द्वारा किए गए अपराध, उनके द्वारा किए गए दुष्कृत्य, जैसे उदाहरण की बात एक छोटा सा मैं बताऊं, जैसे कि किसी सरकारी अफसर द्वारा की जाने वाली फर्जी कार्रवाई या अधिकारों का दुरुपयोग, यह एक अत्यंत गंभीर अपराध है और दुर्भाग्य का विषय है। और ये मैं समझता हूँ, इस बात से सभी सहमत होंगे कि कई बार तो अब इसको कहने में हमारे देश के कई लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा लगने लगता है कि संभवतः आज जो भ्रष्टाचार है इससे संभवतः अंग्रेजों के शासन में कम भ्रष्टाचार था, ऐसा लगता है। और जो भी कारण रहा हो, तो उस समय जब कम था, घूसखोरी, घूस लिया, गलत काम किया, वह कम था। तब तो मान लीजिए सजा 2 साल, कोई ऐसा काम किया 2 साल। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा भ्रष्ट तबका जो है, जो पैसे लेके फर्जी फंसाना, फर्जी कार्रवाई करना, फर्जी कृत्य करना, लेकिन सजा उसकी कोई नहीं पढ़ाई आपने, आज भी 1 साल 2 साल सजा रखी है। आप खुद बताइए पल्लवी जी कि किसी व्यक्ति पर, किसी निरीह पे, किसी गरीब पे जो फर्जी कार्रवाइयां हो जाती हैं और लंबे लंबे मैं समझता हूँ मुकदमात के बाद जब वो उससे बरी होता है और दोषी व्यक्ति को साल भर की सजा मिली, तो कौन सा न्याय हुआ? उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो कि शासक वर्ग द्वारा किए जाने वाले, अफसरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को लेके था। दूसरी बात जो है कि इस बात को, अब अगर हम सीआरपीसी की बात करें, कोई भी, जितना मैं समझ पाया हूं, देखा हूं, कोई भी ऐसा कानून या नियम इसमें नहीं इनकॉर्पोरेटेड दिखता है जो त्वरित न्याय की दिशा में कुछ खास कदम चलता दिख रहा हो। यानी कि ऐसा हो कि नहीं 3 बार, मान लीजिए जैसे कि अब उदाहरण की एक बात जिसको सब लोगों ने देखा, अरविंद केजरीवाल और
हेमंत सोरेन के मामले में 8-8 या 9-9 बार समन दिया ईडी ने, तो ये चर्चा में आई कि अरे 8 बार 9 बार समन। तो एक भी ऐसा कानून अगर बना दिया होता कि 3 बार किसी को अवसर मिलेगा, अवसर समाप्त हो जाएगा, 2 बार मिलेगा तो अवसर समाप्त हो जाएगा, यानी कोई क्वांटिफाई कर दिया होता प्रोसीडिंग पे, उसका लाभ किसको मिलेगा, हानि किसको मिलेगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमारा दंड प्रक्रिया है, उसमें उसको लंबा खींचना एक बहुत ही, हम सभी जानते हैं, सभी लोग कहते हैं तारीख पे तारीख, जो सन्नी देओल ने डायलॉग दिया था वो सब जानते हैं कि अभियुक्त चाहता है कि तारीख पे तारीख को, और जो वादी है वो चाहता है, या जो देखिए जैसे मैं एक मुकदमे में मुलजिम हूँ, मुझे लगेगा कि मुझे फर्जी फंसाया गया तो मैं त्वरित न्याय चाहूंगा, और यदि मेरा अंतरतम जानेगा कि मैं गुनाहगार हूं तो मैं चाहूंगा कि साल भर के लिए वो 10 साल खींचता ही, ये फितरत है। इस फितरत को कम करने की दिशा में कोई प्रयास इस पूरे, जिसको भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें कहीं से कोई बात नहीं दिखती है। अब आपने इंडियन को भारतीय कह दिया, कोड को संहिता कह दिया, तो वो तो पहले भी दंड प्रक्रिया संहिता ही था, अब आपने नागरिक सुरक्षा कर दिया। तो बातों की जमाबंदी मुझे दिखती है, कोई सीरियस वर्क मुझे अभी तक नहीं लगता है, लेकिन जिनका राज है उनको पूरा अधिकार है। सर राजदो को देशदो लिखा और पढ़ा जाएगा ये कह दिया, तो मतलब ले दे के नामों में बड़ा हेर फेर किया गया है, कामों में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि जहां जहां जो पॉलिटिकल एजेंडा इनका था, उस पॉलिटिकल एजेंडा को भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना, सबों ने सुना कि जब पी चिदम्बरम जब अरेस्ट हुए थे, आज से लगभग 3 साल या 4 साल पहले, जब घर से उनको उठाया गया, तो मीडिया में, चूंकि अब तो खबरें कहाँ से प्लांट होती है हम सब जानते हैं, यह खबर प्लांट हुई कि देखिए यह कानून खुद चिदम्बरम जी ने बनाया था, और आज उसी कानून के जाल में ये फंसे। जब राहुल गांधी जब डिफेमेशन केस में फंसे, तब ये आया कि राहुल गांधी ने वह कानून फाड़ा था, उसी में उनकी सदस्यता गई, यानी जो गुनाह उन्होंने किया उसको भोगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हिस्ट्री रिपीट करेगा, और जिस प्रकार से कई जगह इन्होंने बोलने की आजादी को कर्टेल करने का प्रयास किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है, समस्या यह है कि यह भूल जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं, वह भूल जाते हैं कि बोलने की उनको उतनी ही बीमारी है जितना विपक्ष को है, किसी को कम ज्यादा नहीं है। तो आज की तारीख में तो दूसरे के बोलते से आपके यहाँ ही के गोरखपुर के एक सज्जन है, तो जगत विख्यात है, उनके बोलने की बीमारी किसी से कम नहीं है, लेकिन आज की तारीख में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी कि वे सर्वशक्ति संपन्न है। जब हालात बदलेंगे तब भी बोलने की बीमारी वही रहेगी। यह सारे मुकदमे में आपको आश्वस्त करूं, जो जुबान को, यह एक्चुअली कानून जब बनाते हैं तब इनको लगने लगता है कि जीवन पर्यंत जन्म यह जो है मैं ही शासक रहूंगा, और ये राहुल गांधी या फिर मान लीजिए कि जो विपक्षी है वो विपक्षी रहेंगे, मैं ही शासक रहूंगा। लेकिन जब पलटेगा समय तब यही कानून इनके लिए नासूर बनेगा, क्योंकि कई जगहों पे जो मतलब जो स्पिरिट ऑफ द लॉ होना चाहिए उसको उसके साथ भी खिलवाड़ हुआ है, खास करके बोलने के मामलों को लेके, कथित रूप से देशद्रोह के मामलों को लेके, या ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मुद्दे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी दूसरे देश का नाम जिंदाबाद कर दिया, अब यह वो अपराध है कि नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड की बात है, ये थोड़ी सी एक वेग स्थिति है। क्योंकि अब मैं सोचता हूँ कभी मैं किसी से किससे पूछूं, कहाँ पूछूं, देखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद को मान लीजिए समझ में आता है, इस देश में रहते हुए कोई हमारे देश के लिए कोई अनुचित शब्द का प्रयोग करता है, वो अपराध हो, वो भी समझ में आता है। लेकिन कोई अगर किसी दूसरे देश को जिंदाबाद ही कह देता है, तो मैं अभी तक जितना, तो इसमें क्या गलत है? वसुदेव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, सबकी खुशी चाहते हैं। मैं उसको समझ नहीं पाता कि कैसे क्राइम है, ड्यू रिस्पेक्ट अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं कि अगर किसी दूसरे देश के झंडे को उन्होंने
असुद्दीन ओवैसी वाले केस पे कह रहे हैं क्या? उन्होंने जिंदाबाद कहा और अब उन पर जो हाँ, है वो तो अब इस तरह के जो ग्रे एरिया वाले इश्यूज हैं, इन्होंने मौजूदा सरकार ने यह सोचते हुए कि ताउम्र हमारी ही सरकार रहेगी और अब तो यह हमेशा विपक्ष में रहेंगे, यानी कानून मेरी ही मुट्ठी में रहेगी, सोच के इन्होंने यह कानून बना दिया है। लेकिन मैं पल्लवी जी आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब समय बदलेगा। तो क्या हम लोग के देश की जो न्याय प्रणाली है उसमें क्या अंग्रेजों द्वारा किया गया शासन की बू आती है? ऐसा लगता है कि ये जो नियम है, ये जो कानून है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं। ये देशी नहीं विदेशी कानून है, क्योंकि अमित शाह ये कह रहे थे कि 77 सालों से ये जो कानून बना है उसमें इस बार जो बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं स्वदेशी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। जो न्याय में देरी होती है उस देरी को कम करने की तरफ जो है वो पहल है। वो कह रहे हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ दंड जो दिया जाता है, दंड की जगह न्याय की तरफ बढ़ने का ये पहल है। तो आपको क्या लगता है कि जो जो अपने यहाँ जो भी न्याय के जो भी तरीके हैं, वो क्या उसमें अंग्रेजों की बू आती है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून की बू आती है? क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों की न्याय की प्रणाली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके के बदलाव में स्वदेश की मिट्टी की बू मतलब खुशबू आने लगेगी, अंग्रेजों की बू जाने लगेगी? इस तरीके के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उसको ऐसे कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आईपीसी सीआरपीसी जब बना था तो अंग्रेजों ने बनाया था, तो उनके अपना फ्लेवर जो था, अपना टेस्ट था, जो अपना कंसेप्ट था लॉ का, उनके यहाँ। अब ये भी कहना बहुत, जैसे कि मान लीजिए कि जो मेरी अपनी जानकारी है थोड़ी बहुत दुनिया की, वो ये है कि उन लोगों में एक फितरती रूप से असत्य कथन की कम आदत थी, तो परजरी उनके यहाँ अपराध था। हम लोगों के यहाँ असत्य कथन की कुछ ज्यादा आदत होने के कारण मतलब वह चीजें हमारे देश में उतनी फिट नहीं बैठ पाई, जो उनका कानून यह नहीं था कि मतलब हर चीज जो है, कई चीजें शासक वर्ग बना रहे वह भी था और दूसरा अपनी सोच भी थी, तो वहां नहीं, वो यहाँ उस हद तक नहीं चला। अब समस्या है कि यहाँ इन्होंने जो कुछ भी चेंज किया है, चेंज होना चाहिए था आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में। नाम बदलना आवश्यक था कि नहीं था, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन चेंज चाहिए था। समस्या वह नहीं है, समस्या यह है कि यह चेंज नहीं चाहिए था जो आपने कर दिया है। आपने इसमें मूल रूप से जो मेरी समझ है, दो बातें की हैं। एक तो ज्यादातर बातें आपने वही रख दी हैं, नंबर एक बात, यानी कि उसकी लेटर एंड स्पिरिट को आपने चेंज नहीं किया। जैसा मैंने आपको कहा कि शासक वर्ग को मदद करने वाले सारे आपने कानून यथावत रखे हैं, गरीबों द्वारा जो ज्यादा अपराध होते हैं वो ज्यादा आपने रखे हैं। और तभी देखिए जो पहला एफआईआर भी जो सुनने में आ रहा है वो किस पर हुआ है, वह रेहड़ी पट्टी वाले पे हुआ है, जो जो यह साबित करता है कि कानून जिनके लिए था उन पर कार्रवाई हो गई। गरीबों के लिए कानून था, पहला पहला जो जो आदमी पड़ा वह गरीब पड़ा, कोई अमीर आदमी नहीं पड़ा। तो यह उस समय भी स्पिरिट था, आज भी स्पिरिट कानून का इन्होंने बनाया। एक तो ये किया, और दूसरा जो चेंज किए वह चेंज कुल मिला के वो फ्रीडम, या जिसको कहिए कि लिबरल थिंकिंग कहिए, फ्रीडम कहिए, और वसुधैव कुटुंबकम शब्द जो आपने प्रयोग किया, उनकी तरफ जो इंगित विचारधारा थी, उस पर जो आजकल जो एक अधिरोपित राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद नहीं है, अधिरोपित राष्ट्रवाद, यानी मेरा राष्ट्रवाद, उस मेरा राष्ट्रवाद की भी लेटर स्पिरिट को इसमें डालने की कोशिश की है। यानी जहाँ चेंज हुआ है वह स्वदेशी के लिहाज से नहीं हुआ है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो हमारा हिंदू धर्म नहीं है, यह जो चर्चा आती रहती है, हिंदुत्व इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू रिलीजन, उसी प्रकार से जो इनका जो कथित स्वदेशी है वह देश की नीति नहीं दिखती है, बल्कि इनका अपना अधिरोपित जो थिंकिंग है वह दिखता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह देर सवेर इनको हॉन्ट करेगा, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि समय जब बदल जाएगा और कानून तो क्या बोलेंगे,
वो तो न्यूट्रल होता है। आज मेरे खिलाफ चल रहा है, कल कल उसके खिलाफ चलेगा। जिस कानून अंधा है कहते हैं, तो वो अंधा कानून जो है वो इनको भी ली लेगा, यह मैं जानता हूँ। अमिताभ जी, आपका बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हालांकि इस कानून के पक्ष में भी बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से देरी हुई होती थी न्याय को लेकर, उसमें बड़ा बदलाव होगा। जो बच्चियों के साथ जो रेप घटनाएं होती थी, उसमें आजीवन कारावास के साथ साथ मौत तक की सजा जो है वो अब सुनाई जाएगी। इन सब चीजों को बताया जा रहा है। बात यही है कि कहने और करने में फर्क होता है। कई बार ऐसे कानून बनते हैं। पेपर लीक्स को लेकर भी तो बहुत सारे कानून बन चुके हैं। अभी नया वाला जो बना था उसमें ये बताया गया था कि ये वाला कानून मील का पत्थर साबित होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, ये सारी चीजें बताई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी नीट जैसे पेपर जो है वो लीक हुए। तो हम सभी के सामने है कि कानून बनते हैं और बनकर न जाने कब टूट जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। तो कहने और करने में फर्क है। देखना ही होगा कि ये 3 कानून कितने मील के पत्थर साबित होते हैं, इससे कितना कुछ बदलता है। और अगर कोई परेशान है और उसको जल्दी न्याय मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा। अमिताभ जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।